अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, सीबीएस न्यूज़ ने एक रिपोर्ट इशू की है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो डिप्लोमेटिक मीडिएटर का रोल अदा किया है, इसमें पाकिस्तान हमेशा की तरह दोगला किरदार अदा करता रहा। एक तरफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करते रहे और दूसरी तरफ ईरान को भी बचाते रहे। और इस दौरान जब अमेरिका फुल फ्लेज ईरान के ऊपर अटैक कर रहा था और ईरान की एयरफोर्स और जो मिसाइल्स कैपेबिलिटी हैं उसको निशाना बना रहा था, उस वक्त पाकिस्तान ने ईरान के कई फाइटर जेट्स C-130 जैसे हवाई जहाज़ वगैरह को कराची और पाकिस्तान के दूसरे एयरपोर्टों पे छुपाया। अब हवाई जहाज़ ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप उसको किसी कमरे में बंद करके छुपा दें, और सैटेलाइट इमेजेस और कई चीज़ें वायरल हैं और रिपोर्ट्स काफ़ी आ रही हैं। और यह है कि शाहीन सेबाई अमेरिका में पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर के कपड़े उतर गए और जो धोखेबाज आसिम मुनीर है वो डबल गेम खेलता रहा और ईरान को भी शेल्टर करता रहा और अमेरिका की जो एयर स्ट्राइक्स थी उसके बारे में भी ईरान को इन्फॉर्म करता रहा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अलार्मिंग दूसरों के लिए होनी चाहिए। हमें तो पता ही है कि पाकिस्तान हमेशा से दोगला किरदार अदा करता रहा है। इस सिलसिले में अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि इस पे गौर करो भाई, पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाओ। Are you aware of reports that Pakistan are allowing their bases to be used to park Iranian aircraft, General King? Sure, I've seen one report on that. Well, is it accurate? Sir, I think based on the variety of classification matters. Let me just say, do you agree if it is accurate, that is sort of inconsistent with it being a peace mediator? Sir, I wouldn't want to comment on that based on the ongoing negotiations and Pakistan's role. Secretary Hexton, if the mediator is allowing reconnaissance aircraft in Iran to be parked in Pakistani air bases, do you think that's consistent with being a fair mediator? I wouldn't want to get in the middle of these negotiations. Yeah. I want well, I maximum do. efficacy I for want our to get in people. the middle of these negotiations. I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना के लिए रवाना हो रहा था तो इसको प्लेन की सीढ़ियों पे जर्नलिस्ट ने ये इस बारे में सवाल किया, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान इज़ ए ग्रेट कंट्री और फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मेरे फेवरेट हैं और वगैरह वगैरह। लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आती डोनाल्ड ट्रंप इतना पाकिस्तान को प्यार क्यों जता रहा है, लेकिन हमें तो अच्छी तरह पता है कि जब नीचे से चादर खींचेगा पाँव के नीचे से, और पाकिस्तान को झटका तब लगेगा जब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाएगा, और अब उसमें ज़्यादा देर नहीं रही है। देखें डोनाल्ड ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। जुलाई 2012, जबकि ये पॉलिटिक्स में ही नहीं था, ये सिर्फ एक बिलियनर था, बिजनेसमैन था। जुलाई 2012 में इसने ट्वीट की थी कि पाकिस्तान कब माफ़ी मांगेगा ओसामा बिन लादेन को 6 साल तक छुपाने के लिए और हमारा एलाय होते हुए। फिर जनवरी 2012 में इसकी ट्वीट थी कि ये बात सीधी सादी है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं, हम उसको बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर दे रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा। और यह है कि इन्होंने ओसामा बिन लादेन को छुपा के अपने पास रखा। फिर जब ये पहली बार प्रेसिडेंट बना था तो जनवरी 2018 में इसने कहा था कि ये नहीं है कि पाकिस्तान हमसे हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर लेता रहा लेकिन कुछ करता नहीं है। और ऐसे कई कंट्रीज़ हैं, और जैसे हम पैलेस्टीनियंस को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर हर साल देते हैं, लेकिन कोई अप्रिसिएशन रेस्पेक्ट नहीं मिलती।
इसी तरह नवंबर 2018 में इसकी ट्वीट थी कि हमें उसामा बिन लादेन को बहुत पहले पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन मसला यह है कि उसको छुपा के रखा था। प्रेसिडेंट क्लिंटन 9/11 से पहले ही चाहता तो इसको गिरफ्तार या मार सकता था, लेकिन नहीं। हमने पाकिस्तान को इतना पैसा दिया, लेकिन इन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि उसामा बिन लादेन इनके पास है। इसी तरह एक और इनकी मशहूर ट्वीट है जनवरी 2018 की, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, के हमने बेवकूफ़ों की तरह पाकिस्तान को $33 बिलियन दिए पिछले 15 साल में, लेकिन इन्होंने हमें धोखे और झूठ के सिवा कुछ नहीं दिया। हमारे लीडर्स बेवकूफ़ थे। अब मुझे कोई ये बताए कि अगर तुम्हारे लीडर बेवकूफ़ थे तो अब तुम जो बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो अगेन आई एम सेइंग कि कुछ चीज़ें हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के ज़रिए इस रीजन में अचीव करना चाहता है। चाइना और इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की जगहें हैं, इसलिए कुछ ना कुछ उसके जहन में है। लेट्स सी क्या होता है। इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि पाकिस्तान एक धोखेबाज कंट्री है और सोशल मीडिया पे वो बोट फार्म्स के ज़रिए हमें मैनिपुलेट करता है हमारी सिचुएशन को, और ये वो पाकिस्तान है जो कि कभी एक भी जंग जीती नहीं है, और डॉलर के ऊपर इनके जनरल नाचते हैं और पब्लिक इनकी सफ़र करती है। पाकिस्तान एक एक्सीडेंटल नेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की मदद से बच रही है। अब उसने दो बातें कही। एक तो ये कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर, कोई पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान बहुत अहम है जी। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जैसा सुपर पावर तो है ही कोई नहीं जिसकी बात माननी पड़ेगी हमें। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर किया है। अच्छा, फिर वो तारीफें भी कर देते हैं आपके लीडर्स की। अभी आपने देखा ये नजम सेठी हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे पाकिस्तान का, कि डोनाल्ड ट्रंप है वो जब कहता है कि 4 जहाज गिरे तो हमने कहा 4 जहाज गिरे, अब वो कहता है 7 जहाज गिरे तो हमने कहा 7 जहाज गिरे। और ये है कि हम सिर्फ वही कह रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, अदरवाइज हमारी अपनी ऐसी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है। अजीज दोस्तों, बात यह है कि ईरान और अमेरिका की जंग पाकिस्तान रुकवाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हारून रशीद जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें ईरान अमेरिका की सुलह हो जाती है तो पाकिस्तान के कौन से मसले हल हो जाएंगे। गवर्नमेंट को टेम्पररी फ़ायदा होगा, लेकिन महंगाई, इकोनॉमिक के इश्यूज तो वैसे ही रहेंगे। आप अमेरिका से इतनी तो बात मनवा नहीं सक रहे कि ईरान से गैस ही ले लें, पेट्रोल ही ले लें। पब्लिक बहुत प्रेशर में है, पब्लिक बहुत टेंशन में है, और सिचुएशन पाकिस्तान के लिए मुश्किल होती जा रही है। और अगर पब्लिक इतनी ज़्यादा प्रेशर डालेगी तो ये सिस्टम चल नहीं सकेगा। होम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली कहा कि $100 बिलियन पिछले 2 साल में पाकिस्तान से बाहर चला गया। तो जब आपका अपना पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है तो आप बाहर से इन्वेस्टमेंट की क्या उम्मीदें लेके बैठे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो पाकिस्तान को अमेरिका, चाइना, तुर्की सबकी मदद हासिल थी, और उस मदद की वजह से पाकिस्तान बच गया। और जिस तरह हिस्टोरियंस आज कह रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी ने 71 में थोड़ा बहादुरी दिखाई होती और निक्सन के सामने डट जाती तो आज वेस्ट पाकिस्तान यानी पाकिस्तान नामी कंट्री दुनिया के नक्शे पे ना होता। लेकिन आज फिर वही चीज़ है कि पिछले साल की जंग को जब रोका मोदी जी ने, तो अब जो दूसरे
जो लोग हैं, एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी वो जंग ना रोकते तो पाकिस्तान का सत्यानाश हो जाता। पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप बशमूल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के उस वक्त बंकरों में चली गई थी। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फ़ोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फ़ौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कहने लगे कि वज़ीर आज़म हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज़ फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज़ फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज़ फायर की ऑफर को कबूल करें। अब ये जो आर्टिफिशियल विक्ट्री का जश्न मना रहे थे ये लास्ट वीक, तो उसमें शहबाज शरीफ ने ये कहा कि मैं स्विमिंग कर रहा था और फलान ढुमकान। अबे तुम लोगों का मूतर निकला हुआ था उस वक्त, स्विमिंग क्या करोगे? और तुम लोगों की हालत ख़राब थी और मतलब टोटल उस वक्त पाकिस्तान हार चुका था ऑपरेशन सिंदूर में भारत के आगे, और अमेरिका, चाइना और अरब कंट्रीज सब के आगे हाथ पांव जोड़ रहा था कि किसी तरह मोदी को रोको। मोदी जी ने क्यों रोका, ये भी इतना मुश्किल सवाल नहीं है कि अगर मोदी जी उस वक्त अड़ जाते और ना रोकते, सीज़ फायर ना होता, तो फिर अमेरिका की तरफ से भी कुछ हो सकता था, चाइना भी कूद सकता था, तुर्की भी कूद सकता था, और अरब कंट्रीज़ का भारत के साथ काफ़ी इकोनॉमिक कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा। भारत और अरब गल्फ़ कंट्रीज़ के जो 6 कंट्रीज़ हैं उनके साथ इकोनॉमिक वो है, तो उसको भी आपको सबको देखना होता है। मैं वापस ये कहता हूँ उन लोगों से जो हर बात पे कहते हैं मोदी क्या कर रहा है, मोदी ने ये क्यों किया, मोदी ने ये क्यों किया, तो 140 करोड़ के देश का प्राइम मिनिस्टर कहाँ बैठा है और क्या देख सकता है, ये हम आप नहीं देख सकते। उन्होंने जो फैसला किया वक्त की ज़रूरत थी कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, ख़तरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। अभी आर्मी चीफ भी लास्ट वीक उसमें जो विक्ट्री सेलिब्रेशन बनियानुल मुर्सूस की का बता रहे हैं, उसमें भाषण दे रहे थे। मसला ये है कि आसिम मुनीर की वर्दी के ऊपर अब जगह नहीं बची है मेडल्स लगाने की। इसको मतलब इतने मेडल्स, मैं हैरान होता हूँ जब मैं इसराइल के आर्मी जनरल्स को, अमेरिका के आर्मी जनरल्स की फ़ोटोज़ देखता हूँ तो उनकी वर्दियों पे 1-2 से ज़्यादा मेडल होते नहीं। इन लोगों ने साला कुछ नहीं जीता, मतलब अपने पैदा किए हुए टेररिस्टों से भी ये मार खा रहे हैं बलूचिस्तान में, केपी में, इसके बावजूद इनके इतने मेडल्स। और पब्लिक को चूरन बेचने के लिए लाल टोपी ने जिस तरह का इस तरह के चूरन बेचते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रॉफिट मोहम्मद ने आके पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान के ऊपर इस गज़वे पर जिस तरह हम 65 और 71 के वाक़यात सुनते थे ना, ख़ासतौर पर 65 के हवाले से कि गैर मामूली ताकतें, रूहानी ताकतें, बुज़ुर्ग बाबे सईदी रसूलुल्लाह, असहाबे बदर, ये सब बुज़ुर्गों ने लिखा हुआ है कि ये सब के सब रूहानी तौर पर पाकिस्तान आए थे पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए। इस छोटी सी झड़प में भी कई जगहों से हमें लोगों ने अपने ख्वाब भेजे हैं कि जिसमें उन्होंने सईदी रसूलुल्लाह को पाकिस्तान की तरफ जाते देखा। कल मुझे एक बच्चे ने ख्वाब भेजा, अपना बच्चा नहीं, बड़ी उम्र का, जो नौजवान है,
कोई वजह नहीं है कि वो झूठ बोले। सईदी रसूलुल्लाह अगर ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं तो ख्वाब में ही तशरीफ़ लाते हैं, सच्चे हैं आप। और वो बच्चा सच्चा है, उसने मुझे अपना ख्वाब भेजा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खड़े हुए और सईदी रसूलुल्लाह उन मिसाइल की निगरानी फरमा रहे हैं। अब मुझे बताओ, इसीलिए तो ये गज़वा हिंद है। बैलिस्टिक मिसाइल्स की निगरानी प्रॉफिट मोहम्मद कर रहे थे। ऐसी ऐसी वीडियोस बता रहे हैं, इतने इतने क्या मैं बोलूं, ऐसे ऐसे बयानात दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसे अभी होम मिनिस्टर ने कहा था कि 15-16 मिसाइल्स भारत ने मारे थे जो इस्लामाबाद में आके गिरे। सिर्फ एक टारगेट पे गिरा, बाकी फरिश्तों ने इधर उधर कर दिया, अल्लाह ने इधर उधर कर दिए, अल्लाह ने बचा लिया। जब अल्लाह बचा रहा है, अल्लाह का नबी आके आपके बैलिस्टिक मिसाइल की हिफाजत कर रहा है, तो फिर हम वापस कह रहे हैं कि इतनी बड़ी आर्मी को रोको, इतनी बड़ी आर्मी के ऊपर इतना खर्चा बंद करो। और यह है कि बेटर है कि अब इस आर्मी को वाइंड अप किया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 5 दिन के लिए 5 कंट्रीज़ के ट्रिप पे जा रहे हैं। यार पता नहीं कैसे इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारा कंगला प्राइम मिनिस्टर भीख मांगने के लिए निकलता है तो सऊदी अरब जाएगा तो 1 हफ्ता बैठा रहेगा, मक्का जाएगा, मदीना जाएगा, सब करेगा। अमेरिका जाएगा तो 2 हफ्ते बैठेंगे। मतलब ये लोग तो, और जाते हुए भी लंदन में रुकेंगे, आते हुए भी लंदन में रुकेंगे, अपनी वेकेशन मनाएंगे। वो पूरा हवाई जहाज भर के लोगों को लेके जाते हैं। और ये भारत का प्राइम मिनिस्टर है, 5 दिन में 5 ट्रिप 5 कंट्रीज़ के। और इन 5 की इम्पोर्टेंस आप देखें तो हमारा तो प्राइम मिनिस्टर जाता है ना तो भीख मांगने के लिए, ये क्या कुछ करके आ रहे हैं इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल दूं कि 15 मई को ये यूनाइटेड अरब इमारात जाएंगे, जहां शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उनकी एनर्जी कोऑपरेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रीजनल इश्यूज और वेलफेयर, और इंडिया के जो 4.5 मिलियन यानी 45 लाख इंडियन जो इमारात में, उनके इश्यूज पे डिस्कशन होगी। और एनर्जी का इशू खास तौर पे डिस्कस होगा। कुछ घंटे रुकेंगे वहाँ से, फिर वो वहाँ से जाएंगे हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर रॉब जेटन के साथ मीटिंग होगी। किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा उनकी दावत करेंगे। डिफेंस, सिक्योरिटी, इनोवेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, वाटर पार्टनरशिप और ट्रेड, बायलैटरल वगैरह के ऊपर इनकी जो मीटिंग होगी वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, बायलैटरल ट्रेड की। अब अजीज दोस्तों, यहाँ मैं ये बता दूं कि हॉलैंड दुनिया का वो कंट्री है जो इनोवेटिव एग्रीकल्चर, उसमें दुनिया का बेस्ट कंट्री है। अब ये देखें, इतना सा कंट्री है जिसकी शायद 17 मिलियन आबादी है, 1 ट्रिलियन से ज़्यादा उसकी ट्रेड है, और एग्रीकल्चर फार्मिंग में ये बहुत आगे हैं, इनोवेटिव एग्रीकल्चर और फार्मिंग में। तो नेदरलैंड, फिर नेदरलैंड से ये जाएंगे अपना 17 तारीख को स्वीडन में प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टनसन के साथ मीटिंग होगी। 7.7 बिलियन डॉलर की ट्रेड के लिए, FDI, ग्रीन ट्रांजिशन, AI, डिफेंस, स्पेस और क्लाइमेट के ऊपर मीटिंग होगी। और यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री एंड यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डर लेन के साथ मिलके एक मीटिंग होगी, जॉइंट मीटिंग। रोज की आप देखें कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फिर 18 को ये जाएंगे नॉर्वे, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो 43 सालों में पहली बार नॉर्वे गए हैं। और वहाँ पे इंडिया नॉर्डिक समिट होगी, जिसमें किंग हैरल्ड, क्वीन सोनिया, प्राइम मिनिस्टर जोनास गहर, बिजनेस रिसर्च समिट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्लीन टेक, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर बातचीत होगी। फिर अगले दिन जाएंगे इटली, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के साथ मीटिंग होगी, प्रेसिडेंट सर्जियो मत्तारेला के साथ मीटिंग होगी। और जॉइंट एक्शन प्लान जो 2025-2029 का लास्ट ईयर इन्होंने डिस्कस किया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर बात होगी। $16.77 बिलियन की
ट्रेड पे बात होगी, डिफेंस, क्लीन एनर्जी, इनोवेशन पे बात होगी। तो ये सारी सिचुएशन है कि 5 दिन में आपका प्राइम मिनिस्टर 5 इम्पोर्टेंट कंट्रीज के साथ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। और मैंने बताया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर तो हफ्ता हफ्ता बिस्तरा खोल के बैठ जाता है। इसी दौरान यहाँ पे भारत में भी ये कंटिन्यूस बिजी रहते हैं। 5 से 7 मई के दरमियान 3 दिन वियतनाम के प्रेसिडेंट दिल्ली में आए थे, उनके साथ कई चीज़ों की मीटिंग हुई, डिफेंस, ट्रेड, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से। फिर इंडियन ओशियन डायलॉग मीटिंग हुई दिल्ली में 7 और 8 मई को। 14-15 मई को ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है इंडिया में। साइप्रस के प्रेसिडेंट 20 से 23 मई के दरमियान भारत आ रहे हैं। और फिर 26 मई को क्वेड का मतलब है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, मेरा ख्याल है। और ये इसके लिए चारों के फॉरेन मिनिस्टर इंक्लूडिंग अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो भी आ रहे हैं। इंडिया अफ्रीका समिट मेजर कॉन्फ्रेंस है 28 से 30 मई को होगी। अजीज दोस्तों, ये परफॉर्मेंस है भारत की और इम्पोर्टेंस है भारत की। और आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक सक्सेस बता रहे हैं कि हमने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कुछ घंटों के लिए आता है, एक मीटिंग करके निकल जाता है, उसको हम अपनी ग्लोबल डिप्लोमेटिक सक्सेस बता रहे हैं। और पाकिस्तान के लिखारी तो लिख रहे हैं कि भाई भारत आइसोलेशन में है। ये आइसोलेशन है, ये मैंने आपको 3 हफ्ते की जो पूरी प्रोग्रेस बता दी, ये आइसोलेशन है। साइप्रस इतना सा कंट्री है जिसका प्रेसिडेंट भारत में आ रहा है, उसको लोग कह रहे हैं इतने से कंट्री से क्या होता है। वो भाई साहब, साइप्रस है ना तुर्की के यहाँ अटका हुआ है। तुर्की के साइप्रस का मसला कश्मीर जैसा ही है। आधा तुर्की ने कब्जा किया हुआ है, आधा ओरिजिनल जो कि ग्रीस का है, लेकिन ग्रीस की मदद से वो आज़ाद हो चुका है आधा, जिसके प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो तुर्की के लिए यहाँ अटका हुआ है, उसका प्रेसिडेंट भारत आ रहा है। वियतनाम को फारिग कंट्री ना समझें, पाकिस्तान से आबादी में कई गुना कम है, लेकिन वियतनाम पाकिस्तान से बड़ी इकोनॉमी है। एंड पे अजीज़ दोस्तों, ये मैं वीडियो देख रहा था, आपको पता ही है कि रवीना टंडन जी के साथ मेरे अपने ज़ाती संबंध हैं। उन्होंने मुझे भाई बनाया हुआ है और मैं भी उनको अपनी बहन के तौर पर मानता हूँ। मैं जब भी इनकी कोई वीडियो फोटो देखता हूँ तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि ओपनली सनातन अपना प्रचार करती हैं, अपने ख़यालात का प्रचार करती हैं और अपने बच्चों को भी उसी तरबियत और उसी उसमें रखा है। इस वीडियो के नीचे मैंने बड़े कमेंट देखे कि उई अम्मा वाला गाना देखा है और फिर सनातन की बात करते हो। तो देखें भाई, बॉलीवुड एक लीगल बिजनेस है, एक लीगल प्रोफेशन है, वहाँ पे लोग काम करते हैं। भारत के लाखों मिलियंस ऑफ लोग का रोज़गार है वो, और कोई ऐसी एतराज़ की बात नहीं है अगर बॉलीवुड में कुछ लड़के लड़कियां काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कैरेक्टर ख़राब है। आप अपने कल्चर, अपने धर्म के साथ इतना डीपली अटैच्ड रहते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और ये है कि मैंने ये जो राशा हैं, जो रवीना की बेटी, उनकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, एक टैलेंटेड वो हैं। देखें, रवीना के बारे में मैं आपको बता दूं कि रवीना एक बहुत बड़े डायरेक्टर की बेटी थी। अमिताभ बच्चन की खुददार फिल्म भी रवि टंडन जी ने बनाया था, लेकिन रवीना को ब्रेक उसके फादर ने नहीं दिया। रवीना को ब्रेक दूसरी जगहों से मिला, अपने टैलेंट की वजह से आई। और ना सिर्फ आई, 30 साल होने को आए, 30 साल से इस इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं, बल्कि 30 साल से भी ज़्यादा, 35 साल हो गए, 37 साल हो गए। 91 में मेरा ख्याल है इनकी फिल्म आई थी पत्थर के फूल। तो कोई अपनी टैलेंट पे ही टिकता है, डायनास्टिक उस पे नहीं, नेपोटिज्म पे नहीं टिकता।
और रवीना की बेटी को भी इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तरफ से मौका मिला है। उनको किसी नेपो किड का आप उन पे आरोप नहीं लगा सकते। मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे रवीना जी ने इतना अपना पवित्र संबंध में बांधा हुआ है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।